हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। 2 दिसंबर 2025 ट्यूसडे यानी मंगलवार का दिन और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज लेकर मैं शांतनु सनवाल एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के न्यूज़पेपर पर चलें उससे पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये बेसिकली जो हमारा आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है उसको लेकर कुछ फीडबैक है। ठीक है, जो हमारे स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस हमें सबमिट किए हैं और उनके जो हमने उनको आंसर इवेलुएट करके दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्टूडेंट का कहना है कि आई हैव नेवर सीन सच एन इन डेप्थ एनालिसिस, इट्स एन आई ओपनर। ठीक है, ऐसा ये कह रहे हैं। इसके बाद इनके क्वेश्चन को जब इवेलुएट करके दिया गया तो इनका ये कहना है कि द एनालिसिस इज़ फार बेटर देन। ठीक है, यहाँ पर एक प्रोमिनेंट कोचिंग का नाम था, वो हम जो है वो रिवील नहीं करना चाहते, तो इसलिए हमने उसको छुपा दिया है। द एनालिसिस इज़ फार बेटर देन दैट इंस्टीट्यूट बट आई एम सरप्राइज्ड वाई स्टूडेंट्स आर नॉट हेयर। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे स्टूडेंट्स का फीडबैक है ना। और अगर आपको मतलब इससे कुछ आइडिया मिल रहा हो कि व्हाट वी आर प्रोवाइडिंग यू, तो आप लोग भी जो हमारे ये आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहे हैं 26 का और 27 का, इसमें एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में ये प्रोग्राम रहेगा। कल से ही प्रोग्राम शुरू हुआ है। डेली आप लोगों को क्वेश्चंस दिए जाते हैं, यू जस्ट हैव टू राइट द आंसर्स एंड देन वी इवेल्युएट। ठीक है, तो एनरोल करने के लिए लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहाँ से भी आप एनरोल कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर जो आपको ये व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है इस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है, या आप हमारे वेबसाइट या ऐप पर जाके भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आप प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ ढूंढ रहे हैं तो आप इस तरीके की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ में भी एनरोल कर सकते हैं, जो सिर्फ 599 रुपीज़ में आपको प्रोवाइड की जा रही है फॉर फर्स्ट 25 स्टूडेंट्स। तो मैं चाहूँगा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसमें भी एनरोल ज़रूर करें। और सी सेट लाइव क्लासेस का बैच हमारा ये भी चल रहा है, अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। इसका भी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर हमारे ऐप और वेबसाइट के थ्रू भी जाके आप एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, और 49 रुपीज़ का ट्रायल पे करके आप ट्रायल भी ले सकते हैं इन क्लासेस का। उसके लिए आपको ये QR कोड और UPI ID जो यहाँ पर दी गई है इसके थ्रू 49 रुपीज़ पे करना होगा। और उसके बाद आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में हम लोग ऐड करेंगे, वहाँ से आप लोग जो डेमो क्लासेस हैं वो एक्सेस कर सकते हैं। और उन क्लासेस के बाद अगर आप सेटिस्फाइड होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके फुल बैच में भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है वो आज के न्यूज़पेपर पर चलते हैं और आज के जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो देखते हैं। तो यहाँ पर बेसिकली फ्रंट पेज पर एक बात ये कही जा रही है कि जब 24 जून को इलेक्शन कमीशन की तरफ से पहली बार SIR को लेकर, बिहार की SIR को लेकर ऑर्डर्स आया था, तो उससे पहले जो यहाँ पर एक इलेक्शन कमिश्नर है सुखबीर सिंह संधू, उन्होंने ये कहा था, उन्होंने इस बात को लेकर कॉशन दिया था कि जो जेन्युइन सिटीजन्स है, ठीक है, ये SIR की पूरी प्रोसेस में, प्रक्रिया में कहीं जो जेन्युइन सिटीजन्स जो हैं उनका हरासमेंट ना हो। ठीक है, तो इस बात तरीके की उन्होंने बात की है। और उन्होंने ये भी कहा था कि जो सिटीजनशिप एक्ट है उसका मेंशन जो है वो उसमें ना हो। ठीक है, जो SIR की प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और उसके बाद ही सिटीजनशिप एक्ट के मेंशन को SIR के ऑर्डर से हटाया गया था। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर की गई है। इसके बाद हम लोग आगे बात करें तो यहाँ पर एक और खबर है, और वो ये है कि सेंटर ने, यानी कि केंद्र ने, जो स्मार्टफोन मेकर्स हैं, जो स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियां हैं, उनको ये कहा है, उनको ये कहा गया है कि जो एक गवर्नमेंट का ऐप है दैट इज़ संचार साथी ऐप, ठीक है, कि संचार साथी ऐप को सभी नए मोबाइल्स में जो है वो इंस्टॉल किया जाए, और इस तरीके से इंस्टॉल किया जाए कि उस ऐप को डिलीट नहीं किया जा सकता हो। ठीक है, तो इसको लेकर जो स्मार्टफोन कंपनीज हैं उन्होंने यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न्स जाहिर किए हैं, क्योंकि ऐसा ही एक मामला रशिया में देखने को मिला था। ठीक है, रशिया में भी एक मतलब सरकारी एक ऐप था, उसको बेसिकली इंस्टॉल सरकार वहाँ पर करवा रही थी अपने स्मार्टफोन, जो नए मोबाइल्स बन रहे थे उनमें। और वो ऐप बेसिकली माना जा रहा था कि इट इज़ अ राइवल टू व्हाट्सएप। ठीक है, व्हाट्सएप का वो राइवल होगा। और लेकिन उसमें कहीं कहीं पर इस तरीके की खबरें भी आई कि गवर्नमेंट जो है वो उसके थ्रू लोगों के ऊपर नज़र रख रही है। ठीक है, तो ऐसी चिंता यहाँ पर जो स्मार्टफोन मेकर्स हैं, जो मोबाइल कंपनियाँ हैं, एप्पल, सैमसंग, रेडमी, ये सब, इन्होंने इस तरीके की चिंताएं जो है वो जाहिर की है। ठीक है, तो हालांकि सरकार का ये कहना है कि ये जो संचार साथी ऐप है उसका पर्पस क्या है,
उसका पर्पस यही है कि आप जो स्कैम्स वगैरह होते हैं उनसे बच सकें। आपके मोबाइल अगर कहीं खो गए हैं, चोरी हो गए हैं, तो आप उनको ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, जो 15 डिजिट का IMEI नंबर होता है उसके थ्रू ट्रैक किया जा सकता है। और ऐसे मोबाइल जो चोरी किए हुए हैं उनको ये जो मतलब ब्लैक मार्केटिंग होती है वहाँ पर वो होने से उनको बचाया जा सके, सरकार का ये कहना है। लेकिन जो इंडस्ट्री प्लेयर्स हैं उन्होंने यहाँ पर अपना कंसर्न इस तरीके से जताया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बीच में सच कोई और ख़ास आर्टिकल नहीं है। एक आर्टिकल हमें जो है वो इकोनॉमी के पेज पर देखना है और उसके बाद फिर हम लोग कुछ आर्टिकल जो है वो एक्सप्लेन पेज पर भी देखेंगे। ठीक है, तो पहले एक्सप्लेन पेज वाले आर्टिकल्स ही देख लेते हैं। यहाँ पर 2-3 आर्टिकल्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं, उसके बाद फिर इकोनॉमी वाले पेज पर चलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये लिखा जा रहा है कि गवर्नमेंट्स चाइना काउंटर, यानी कि चाइना को काउंटर करने के लिए सरकार यहाँ पर एक कदम उठाने जा रही है, एक नया स्कीम यहाँ पर लॉन्च करने जा रही है। और उस स्कीम का जो मकसद है वो ये है कि जो RE मैग्नेट्स होते हैं, RE मतलब रेयर अर्थ, ठीक है, रेयर अर्थ मटेरियल से बनने वाले जो मैग्नेट्स हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ऐसा किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इस स्कीम के बारे में अगर हम बात करें तो लिखा गया है कि सेंटर ने यानी कि केंद्र ने पिछले हफ्ते अप्रूव की है एक 7,280 करोड़ की स्कीम है। और किस लिए इस स्कीम को अप्रूवल मिला है? टू प्रमोट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स मतलब ऐसे मैग्नेट्स जो रेयर अर्थ एलिमेंट से बनते हैं, तो उनके मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करने के लिए 7,280 करोड़ की एक स्कीम को यहाँ पर सरकार ने अप्रूवल दिया है। अब ये जो मैग्नेट्स होते हैं REPM जहाँ पर भी लिखा होगा वो आप समझ जाइएगा, इसी का मतलब है रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा होती है और ये कई तरीके की टेक्नोलॉजीज़ में इनका इस्तेमाल होता है, जैसे कि EVs में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इनका यूज़ होता है, जो रिन्यूएबल एनर्जी के सिस्टम्स हैं वहाँ पर यूज़ होता है, डिफेंस एप्लीकेशंस में इनका यूज़ होता है ना। तो ये इस तरीके के अलग अलग एप्लीकेशंस में इनका इस्तेमाल होता है। लेकिन इनका जो मैन्युफैक्चरिंग है वो अभी कुछ ही देशों के पास है। ठीक है, पूरे दुनिया में सिर्फ कुछ ही देश हैं जो इस तरीके के मैग्नेट्स को बनाते हैं। और चाइना की अगर हम बात करें तो 90% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और जो इन मैग्नेट्स को बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है उनकी प्रोसेसिंग कौन करता है? चाइना। ठीक है, पूरे दुनिया में जितने भी इस तरीके के मैग्नेट्स बनते हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स वाले मैग्नेट, और साथ ही साथ उन मैग्नेट्स को बनाने के लिए जिस रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग की जाती है वो 90% से ज़्यादा कौन कर रहा है? चाइना कर रहा है। ठीक है, तो चाइना का यहाँ पर इस सेक्टर में बहुत भारी डोमिनेंस है। और यही जो डोमिनेंस है वो चाइना को बाकी देशों के ऊपर एक एज देता है, एक एडवांटेज देता है। और चाइना इसी का इस्तेमाल जो है वो समय समय पर जब ट्रेड टेंशन्स होती हैं उस समय इस्तेमाल करता है। जैसे कि अभी कुछ समय पहले, कुछ महीनों पहले क्या हुआ था कि जब यूनाइटेड स्टेट्स, डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत भारी टैरिफ्स जो है वो अनाउंस किए थे, तो उसके रिटेलिएशन में, उसके जवाब में चाइना ने जो है वो अपने जो मैग्नेट्स हैं, इस तरीके के जो रेयर अर्थ वाले मैग्नेट्स हैं, उनके ऊपर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा दिया था। ठीक है, कि मतलब एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा ऐसे मैग्नेट्स को जो है वो एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि इस तरीके के मैग्नेट जो हैं वो आज की जो आप कह सकते हैं न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होने वाली हों या आप ग्रीन टेक्नोलॉजीज़ भी कह सकते हैं, रिन्यूएबल एनर्जी में यूज़ हो रही हों, तो उसके लिए ये काफ़ी ज़्यादा क्रूशल है। ठीक है, अगर इस तरीके के मैग्नेट्स को अगर चाइना, जो कि मैंने बताया कि 90% से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स को कंट्रोल करता है, अगर वो एक्सपोर्ट करने से मना कर दे या एक्सपोर्ट कंट्रोल कुछ जो है वो लागू कर दे, तो उससे होगा क्या कि पूरे दुनिया में इस तरीके के मैग्नेट्स की कमी हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए चाइना जो है वो इस तरीके का कदम उठाता रहता है। ठीक है, हालांकि चाइना ने अभी जो इस तरीके के कुछ ये एक्सपोर्ट कंट्रोल्स थे इनको कुछ ईज डाउन किया है, लेकिन द प्रोलॉन्ग्ड रेस्ट्रिक्शंस हैव पुश्ड कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया टू लुक फॉर ऑल्टरनेटिव्स एंड रिड्यूस रिलायंस ऑन चाइना। लेकिन जो बहुत लंबे समय तक इस तरीके के रेस्ट्रिक्शंस या पाबंदियां रही हैं उसकी वजह से कई सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया, हमने भी ऑल्टरनेटिव या एक विकल्प खोजना शुरू कर दिया है ना, और ताकि जो चाइना के ऊपर हमारी रिलायंस है, जो निर्भरता है, वो कम हो सके। ठीक है, अब ये जो नई स्कीम यहाँ पर लाई जा रही है ये इसी कदम में उठाया गया, एक बहुत ही मतलब इसी डायरेक्शन में उठाया गया, इसी दिशा में उठाया गया एक छोटा सा कदम है ना, जब जो स्टैक्स हैं वो बहुत हाई हैं। क्योंकि REPM की जो इस तरीके के मैग्नेट्स हैं उनकी जो मांग है, जो डिमांड है, वो इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। ठीक है, और क्यों बढ़ रही है? क्योंकि सरकार ने जो है वो लार्ज स्केल रिन्यूएबल एनर्जी के एक्सपेंशन
को और ईवी के अडॉप्शन को गवर्नमेंट खुद पुश कर रही है। ठीक है, यहाँ पर इंडिया जो है वो मतलब इंडिया की जो सरकार है वो खुद से प्रमोट कर रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ किया जाए, है ना, और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का यूज़ किया जाए। तो इसलिए इस तरीके के मैग्नेट्स की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इंडिया में बढ़ रही है। यहाँ पर ये एस्टिमेट किया गया है कि इंडिया का जो कंजम्पशन है इस तरीके के मैग्नेट्स का, ये 2030 तक क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। लेकिन अभी की अगर हम बात करें तो इंडिया की जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी इम्पोर्ट से ही पूरी हो रही है। ठीक है, अब इस स्कीम की अगर हम बात करें तो इस स्कीम में जो है गवर्नमेंट का ये एम है कि 6000 मीट्रिक टन पर एनम ऑफ इंटीग्रेटेड आरईपीएम मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी जो है वो बनाई जाए। ठीक है, और ये जो कैपेसिटी होगी टोटल 6000 मीट्रिक टन की, ये 5 बेनिफिशरीज को जो है वो अलोकेट की जाएगी कम्पिटिटिव बिडिंग प्रोसेस के थ्रू, और हर जो ये बेनिफिशरी होगा वो 1200 मीट्रिक टन पर एनम के लिए एलिजिबल होगा, यानी कि वो इतना प्रोडक्शन कर सकते हैं। ठीक है, सेलेक्टेड बेनिफिशरीज को जो है वो सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव भी मिलेंगे 6450 करोड़ ओवर 5 ईयर्स, और कैपिटल सब्सिडी भी मिलेगी 700 करोड़ की, ताकि वो इस तरीके की इंटीग्रेटेड आरईपीएम फैसिलिटीज़ जो है वो डेवलप कर सकें। ठीक है, अब ये जो स्कीम है वो स्पेसिफिकली फोकस कर रही है ऑन सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स बेसिकली क्या होते हैं, जो नियोडाइमियम एक रेयर अर्थ एलिमेंट होता है, दैट इज नियोडाइमियम, आयरन और बोरॉन। ठीक है, इन तीनों का मैग्नेट्स होगा, मतलब इन तीनों से बनने वाला मैग्नेट होगा, उसको कहा जाता है सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स। ठीक है, जिसको सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज़्यादा मजबूत और मोस्ट कॉमर्शियली डिमांडेड, जिसकी कॉमर्शियल मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है, वो यही मैग्नेट है। ठीक है, तो इसी के ऊपर फोकस जो है वो यहाँ पर किया जा रहा है। अब ये मैग्नेट जो है वो किस तरीके के एलिमेंट से बनते हैं, एक तो इसमें नियोडाइमियम का यूज़ होता है। ठीक है, ये लाइट रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। लाइट का मतलब होता है कि इनका जो एटॉमिक वेट है इस तरीके के रेयर अर्थ एलिमेंट्स का वो कम होता है। ठीक है, एक तो नियोडाइमियम हो गया, एक प्रेजियोडाइमियम हो गया। ठीक है, इसमें फिर आयरन और बोरॉन को मिलाया जाता है, इनकी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से इन एलिमेंट्स को यहाँ पर यूज़ करते हैं। साथ ही साथ इसमें कुछ हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी यूज़ होते हैं, जैसे कि डिस्प्रोजियम एंड टर्बियम। ठीक है, और ये बेसिकली क्यों यूज़ किए जाते हैं, ताकि हाई टेम्परेचर्स पर इस तरीके के मैग्नेट्स की जो एक ससेप्टिबिलिटी होती है कि अगर हाई टेम्परेचर होगा तो ये जो मैग्नेट्स हैं ये अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज़ कर देंगे। ठीक है, डीमैग्नेटाइजेशन इसमें हो जाएगा। तो उस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, जो उनकी ससेप्टिबिलिटी टू डीमैग्नेटाइजेशन है, उस प्रॉपर्टी को इम्प्रूव करने के लिए इसमें कुछ हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी यूज़ किए जाते हैं। वैसे तो लाइट से ही बनता है, बट हैवी भी यूज़ किए जाते हैं। वो इसीलिए है ताकि जो उनकी ससेप्टिबिलिटी टू डीमैग्नेटाइजेशन है उसको इम्प्रूव किया जा सके, जो कि हाई टेम्परेचर्स पर देखने को मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद आगे लिखा है कि द प्रोडक्शन ऑफ दीज मैग्नेट्स, इन मैग्नेट्स का जो प्रोडक्शन है वो, उसमें कई सारे स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप इन एलिमेंट्स को क्या करोगे, माइन करोगे, है ना, इनकी माइनिंग करोगे। उसके बाद बेनिफिशिएशन, बेनिफिशिएशन का मतलब सिंपल टर्म्स में अगर आप समझें कि इसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना। ठीक है, जो भी आपने माइनिंग की है ना मिनरल की, उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना, दैट इज़ बेनिफिशिएशन। फिर उसकी प्रोसेसिंग होगी, एक्सट्रैक्शन होगा, है ना, रिफाइनिंग टू रेयर अर्थ ऑक्साइड्स, कि जो भी आपने मटेरियल जो है वो ये किया है, माइन किया है, एक्सट्रैक्ट किया है, उसमें से आप उसको रिफाइन करेंगे। ठीक है, रेयर अर्थ ऑक्साइड बनाएंगे, फिर ऑक्साइड से मेटल बनेगा, मेटल से एलॉय बनेगा, और फाइनली मैग्नेट मैन्युफैक्चर होगा। ठीक है, तो ये जो नई स्कीम है इसका बेसिकली एम ये है कि ये इंटीग्रेटेड आरईपीएम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ को सपोर्ट करेगी, जो कि ये जो फाइनल 3 स्टेजेस हैं उनको वहाँ पर वो तीनों तीनों जो मतलब ये 3 फाइनल स्टेजेस है वो की जाएंगी जहाँ पर। ठीक है, जैसे कि कन्वर्टिंग रेयर अर्थ ऑक्साइड टू मेटल, यानी कि रेयर अर्थ ऑक्साइड जो है वहाँ से मेटल बनेगा, मेटल से एलॉय बनेगा, एलॉय से आरईपीएम यानी कि मैग्नेट बनेगा। ठीक है, तो ये 3 जो स्टेजेस हैं इनको सपोर्ट किया जाएगा इस स्कीम के थ्रू। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, उसमें ये चीज़ नहीं है कि माइनिंग, बेनिफिशिएशन, प्रोसेसिंग ये सब नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि हमारे देश में तो वैसे भी आपको पता है कि रेयर अर्थ एलिमेंट ज़्यादा है ही नहीं, तो हम उनकी माइनिंग करेंगे कहाँ से, है ना। अभी यहाँ पर एक इशू इससे आएगा आगे, वो हम समझेंगे। ठीक है, देखो अब यहाँ पर ये लिखा है कि इंडिया जो है वो इस तरीके के मैग्नेट्स के लिए अभी बहुत ज़्यादा निर्भर है किसके ऊपर, चाइना के ऊपर। 2024-25 का डेटा अगर हम देखें तो इंडिया ने लगभग 53,000 टन से ज़्यादा के रेयर अर्थ मैग्नेट जो हैं वो इंपोर्ट किए हैं, और इसमें 90% से ज़्यादा मैग्नेट जो है वो कहाँ से आए हैं, चाइना से आए हैं। ठीक है, अब यहाँ पर सरकार का ये कहना है कि ये जो नई स्कीम है
इसका एम यही है, मकसद यही है कि हमारे देश की जो आत्मनिर्भरता है, जो सेल्फ रिलायंस है, वो बढ़ सके और साथ ही साथ हम ग्लोबल आरईपीएम का जो मार्केट है उसमें एक की प्लेयर, एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बन सके। ठीक है, चाइना के अलावा सिर्फ कुछ ही और देश हैं जैसे कि जापान, वियतनाम, जो इन मैग्नेट्स को बनाते हैं, लेकिन इनका शेयर मैंने बताया कि बहुत ही कम है, क्योंकि 90% से ज़्यादा शेयर तो चाइना का ही है। ठीक है, और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया में ऐसा कोई भी कॉमर्शियल स्केल मैन्युफैक्चरिंग नहीं है। हालांकि कुछ कंपनीज ये क्लेम करती हैं कि उनके पास कैपेबिलिटी है, लेकिन ऐसा कोई कॉमर्शियल स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में इन तरीके के मैग्नेट्स की नहीं है। ठीक है, तो इंडिया के लिए ये जो स्कीम है ये एक इनिशियल स्टेप है। ठीक है, एक उठाया गया पहला कदम है इन अ लॉन्ग एंड चैलेंजिंग जर्नी। स्कीम का प्लान मैंने आपको बता ही दिया कि 6000 मीट्रिक टन पर एनम का जो प्लान है, जो कैपेसिटी मतलब बनाने की बात की जा रही है, हालांकि वो बहुत ही मॉडेस्ट है, मतलब काफ़ी कम है, क्योंकि जब हम इसको चाइना के कंपैरिजन में अगर देखें तो ये बहुत कम लगती है। देखो, एक ऊटा बेस्ड रेयर अर्थ एक्सचेंज है, उसका ये कहना है कि चाइना जो है वो लगभग हर साल 2,40,000 टन, 2,40,000 टन ऑफ आरईपीएम मैन्युफैक्चर कर सकता है। ठीक है, और हम जो अभी बात कर रहे हैं वो सिर्फ 6,000 इसकी है, मीट्रिक टन पर एनम की, तो बहुत ही कम है। ठीक है, नॉट इवन यू कैन से 1%, 1% भी नहीं है। ठीक है, बट फिर भी वो चीज़, मतलब ये चीज़, हम ये आंकड़े को इसलिए देख रहे हैं ताकि हमें ये समझ में आए कि हमें, मतलब हम क्या हैं। ठीक है, मतलब अगर हमें किसी ऐसे देश से जो इतना ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, अगर हमें एक इस ग्लोबल मार्केट में, इस आरईपीएम की ग्लोबल मार्केट में अगर एक की प्लेयर बनना है तो हमें कहाँ तक जाना होगा। ठीक है, वो चीज़ के लिए ये आंकड़े बताए गए हैं। ठीक है, हालांकि अब यहाँ पर एक बात वही है कि डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ द रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर आरईपीएम मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो रिमेन्स लिमिटेड एंड मोस्टली डिपेंड ऑन इम्पोर्ट्स। यही मैंने जो आपको कंसर्न बताया था कि जो इन आरईपीएम मैग्नेट्स को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल की ज़रूरत है वो भी हमारे देश में बहुत कम है, इसीलिए उसके लिए भी हम ज़्यादातर इम्पोर्ट्स पर निर्भर हैं। ठीक है, या तो हम जो फिनिश्ड प्रोडक्ट हैं, यानी कि जो मैग्नेट्स हैं, या तो उनको इंपोर्ट करें, या फिर दूसरा तरीका वही है कि हम इनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए उसको इंपोर्ट करें और फिर मैग्नेट्स अपने वहाँ बनाएं। ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल्स भी हमारे वहाँ है नहीं, बहुत ही कम है, लिमिटेड है। ठीक है, अब यहाँ पर यह लिखा है कि इंडिया जो है वो कुछ रेयर अर्थ ऑक्साइड्स जो आरईपीएम मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए उनको हम प्रोड्यूस ज़रूर करते हैं, लेकिन हमारे देश में जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है हैवी अर्थ, हैवी रेयर अर्थ ऑक्साइड्स का, वो नहीं है। ठीक है, और हैवी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ज़रूरत क्यों है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, जो मैग्नेट की ससेप्टिबिलिटी टू डीमैग्नेटाइजेशन है एट हायर टेम्परेचर, उसको इम्प्रूव करने के लिए। ठीक है, ससेप्टिबिलिटी टू डीमैग्नेटाइजेशन का मतलब वही है कि हायर टेम्परेचर पर वो जो मैग्नेट है वो अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को लूज ना कर दें, वो डीमैग्नेटाइज ना हो जाए। ठीक है, तो उस इशू को या उस ससेप्टिबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए जो हायर अर्थ रेयर अर्थ ऑक्साइड्स हैं वो उसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अब जो इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड है ये बेसिकली एक पब्लिक कंपनी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर काम करती है। इसने कुछ जो रिक्वायर्ड लाइट रेयर अर्थ ऑक्साइड्स हैं उनको बनाया है, जैसे कि नियोडाइमियम और प्रेजियोडाइमियम ऑक्साइड्स, लेकिन इसका जो आउटपुट है वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि जो इस नई स्कीम में जितना हम चाहते हैं मैन्युफैक्चरिंग करना उसके लिए वो सफिशिएंट हो पाए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब दूसरा यहाँ पर एक चैलेंज और भी है कि चाइना की जो कॉस्ट एडवांटेज है उससे एक चैलेंज है, क्योंकि चाइना में आप ये समझिए कि जितने बड़े स्केल पर, जितने बड़े स्तर पर इन चीज़ों का प्रोडक्शन हो रहा है और उसकी जो वैल्यू चेन है वो भी काफ़ी इंटीग्रेटेड है, तो उसकी वजह से वो सामान ऐसे दाम पर, मतलब जो फाइनल प्रोडक्ट है, जो फिनिश प्रोडक्ट है, वो ऐसे दाम पर, ऐसे प्राइस पर आपको ऑफर कर सकती है जो कि और देश नहीं कर सकते। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप किसी चीज़ को बहुत बड़े स्केल पर, है ना, मास प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसका जो प्राइस है वो ऑब्वियसली कम होगा, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है। अब इसके बाद ये लिखा गया है कि ये सब एक, लेकिन मतलब स्टेप टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंस। ठीक है, एक आत्मनिर्भरता की तरफ जो कदम है उसकी अगर हम बात करें तो 2022 में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी की एक रिपोर्ट है, उसमें ये कहा गया है कि 93% ऑफ ये जो NdFeB, ये वही वाला है ना, नियोडाइमियम, आयरन और बोरॉन का जो मैग्नेट है, ये मैग्नेट जो है, मतलब इस पूरी की पूरी मार्केट का, ये सिंटर्ड मैग्नेट्स की जो मार्केट है, मतलब ये जो NEDFB का मार्केट है ना, इसमें ये बताया गया है कि वो सिंटर्ड मैग्नेट से बना हुआ है 93%। ठीक है, और उसमें
जो एंटायर सप्लाई चेन है उसको कौन डोमिनेट करता है? चाइना। ठीक है, स्पेशली एज इट मूव्स डाउन फ्रॉम माइनिंग एंड सेपरेशन टू मेटल रिफाइनिंग एंड मैग्नेट मैन्युफैक्चरिंग। यानी कि चाइना सब कुछ कर रहा है। ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम द माइनिंग, फिर वो बेनिफिशिएशन, ठीक है, मतलब जो भी मटेरियल आपने माइन करा है उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करना, उसके बाद एक्सट्रैक्शन, है ना, फिर उसमें से एलॉय वो बनाना, ऑक्साइड बनाना, ऑक्साइड से मेटल बनाना, मेटल से एलॉय बनाना, एलॉय से मैग्नेट बनाना। चाइना वो सारा काम कर रहा है। लेकिन चाइना के ऊपर ये जो निर्भरता है पूरे दुनिया की, इसको कम करने के लिए कई सारे ग्लोबल एफर्ट्स जो हैं वो किए गए हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि जो क्वाड ग्रुप है, दैट इज़ इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएस का, इन्होंने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था ये इंश्योर करने के लिए कि क्रिटिकल मिनरल्स की सप्लाई चेन जो है वो बनी रहे। उसके बाद एक क्रिटिकल मिनरल एक्शन प्लान जो है वो भी G7 समिट में सामने रखा गया, जो कनाडा में हुई थी, जिसको इंडिया ने भी एंडोर्स किया था। इंडिया ने भी एक इस तरीके का मिशन लॉन्च किया, दैट इज़ नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन। और ये 7 साल के लिए एक मिशन था, 2024-25 से लेकर 30-31 तक। इसमें 16,300 करोड़ का प्रपोज्ड आउटले था और इसका एम यही था कि इंडिया की जो क्रिटिकल मिनरल सप्लाई चेन है उसको सिक्योर किया जाए बाय इंश्योरिंग रिलायबल एक्सेस टू की मिनरल्स एट होम एंड ओवरसीज। ठीक है, कि इंडिया में और इंडिया के बाहर जो भी हमारे की मिनरल्स हैं, जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स हैं, उनकी एक्सेस, रिलायबल एक्सेस हमें रहे। तो उसकी बात यहाँ पर की गई थी। और एंटायर वैल्यू चेन को स्ट्रेंथन करने की बात की गई बाय इंप्रूविंग टेक्नोलॉजी, रेगुलेशन एंड फाइनेंसिंग फॉर एक्सप्लोरेशन, माइनिंग, प्रोसेसिंग एंड रिसाइकलिंग। तो उसके लिए ये प्रोग्राम लाया गया था। 2023 में इंडिया ने जो है वो 30 मिनरल्स को आइडेंटिफाई किया एज क्रिटिकल मिनरल्स। और उसी साल जो माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट है 1957 का, इसको अमेंड किया गया। अमेंड करके जो है वो सेंटर को ये पावर दी गई कि वो क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट और रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उनका एक्सक्लूसिव ऑक्शन कर सकते हैं। मतलब उनका ऑक्शन जो है वो सिर्फ सेंटर ही कर सकता है। ठीक है, और उसके बाद से सरकार ने जो है वो इस तरीके के 34 क्रिटिकल मिनरल ब्लॉक्स को ऑक्शन किया है। इसके बाद इंडिया ने एक और जो है वो जॉइंट वेंचर यहाँ पर सेटअप किया, एक जॉइंट वेंचर कंपनी बनाई जिसका नाम है खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, और ये क्यों बनाई गई? कि क्रिटिकल मिनरल के जो एसेट्स है फॉरेन कंट्रीज़ में, उनको एक्सप्लोर करने के लिए इस कंपनी ने एक एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो है वो साइन किया है, दैट इज़ विद अ कंपनी कॉल्ड केमियन। केमियन एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है कैट मार्का का। कैट मार्का प्रोविंस बेसिकली एक अर्जेंटीना का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है वहाँ पर एक प्रोविंस आपको मिलेगा, दैट इज़ कैट मार्का। वहाँ की एक कंपनी है, सरकारी कंपनी है, दैट इज़ केमियन। उसके साथ काबिल ने, दैट इज़ खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड ने, एक एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट का एग्रीमेंट साइन किया था, है ना। और वो किस लिए किया था? ताकि जो 5 लिथियम ब्राइन ब्लॉक्स हैं अर्जेंटीना में, उनके एक्सप्लोरेशन और माइनिंग के लिए। ठीक है, तो बात वही है कि इस तरीके के मैग्नेट्स की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है, डिमांड बहुत ज़्यादा है। लेकिन चाइना जो है वो ऑलमोस्ट 90% से ज़्यादा मार्केट, ठीक है, एंटायर मार्केट, स्टार्टिंग फ्रॉम माइनिंग से लेकर टिल द फाइनल प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नेट्स, पूरी मार्केट को जो है वो चाइना कैप्चर करता है। और उसी से हम थोड़ा सा मतलब अपनी जो निर्भरता है चाइना के ऊपर कम करने के लिए हमने ये कदम उठाया है। लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम वही है कि हम अगर बनाना भी चाहें इस तरीके के मैग्नेट्स, तो हमारे पास उसके लिए जो रिक्वायर्ड रॉ मटेरियल्स हैं वो नहीं है, हमें वो भी इंपोर्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो उसी के लिए यहाँ पर जो कदम उठाए जा रहे हैं उसकी बात की गई है। आई होप बात क्लियर है। चलिए, इसके बाद यहाँ पर एक और आर्टिकल देखते हैं। यहाँ पर लिखा है कि वाई पॉल्यूशन अफेक्ट्स नॉर्थ इंडियन सिटीज़ मोर देन साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, कि जो पॉल्यूशन है, जो प्रदूषण है, वो हमारे देश में जो सिटीज़ नॉर्थ में हैं वहाँ पर ज़्यादा क्यों होता है एज़ कम्पेयर टू साउथ एंड वेस्ट। ठीक है, ये यहाँ पर बेसिकली एक जो है वो एक रिपोर्ट आप कह सकते हैं, है ना। ये ट्रेंड्स जो हैं वो पब्लिश हुए हैं, उसके बेसिस पर ये बात की जा रही है। ठीक है, एक नई एनालिसिस में ये पाया गया है कि 2015 से लेकर नवंबर 2025 के बीच में किसी भी इंडियन सिटी में, ठीक है, किसी भी इंडियन सिटी में जो है वो सेफ एयर क्वालिटी लेवल नहीं रहा है। ठीक है, और इस पीरियड के दौरान दिल्ली जो है वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर रहा है, मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी। ठीक है, और इस जो पॉल्यूशन के लेवल हैं इसमें एक रीजनल पैटर्न देखने को मिलता है, और वो यही है कि जो नॉर्दर्न इंडिया के सिटीज़ हैं वहाँ पर मोस्ट सीवियर एंड परसिस्टेंट पॉल्यूशन रहा है। मतलब पॉल्यूशन
ज़्यादा भी रहा है और लंबे समय तक भी रहा है। और वहीं अगर साउथ और वेस्ट के सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर कंपैरेटिवली जो एयर क्वालिटी है वो बेहतर रही है। ठीक है, ये एक दिल्ली बेस्ड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है दैट इज क्लाइमेट ट्रेंड्स। इन्होंने इस एनालिसिस को जो है वो पब्लिश किया है। एनालिसिस का नाम है एयर क्वालिटी असेसमेंट ऑफ मेजर इंडियन सिटीज़ 2015 टू 2025। इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो एनुअल मीन एयर क्वालिटी इंडेक्स डेटा को एनालाइज किया है 11 शहर के, दैट इज अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, चंडीगढ़, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पुणे, वाराणसी एंड विशाखापट्टनम। और इन्होंने क्या पाया है, ठीक है, जनरली हमें ये पता है कि जो AQI होता है, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है, उसकी रीडिंग 0 से 50 के बीच में वो इंडिकेट करती है कि एयर की क्वालिटी अच्छी है। लेकिन इस एनालिसिस के अनुसार दिल्ली का जो एनुअल मीन AQI लेवल रहा है 2016 में सबसे ज़्यादा था। ठीक है, 250 से ज़्यादा। ये एनुअल की बात कर रहे हैं, एनुअल मीन की। ठीक है, हर दिन जो कम ज़्यादा होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसका पूरे ओवर द ईयर एवरेज निकाला गया है, ये वो है। ठीक है, 2016 में सबसे ज़्यादा था, 2019 के बाद थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन वो फिर भी जो सेफ्टी लिमिट है उससे काफ़ी ऊपर है। अगर 2025 की हम बात करें तो अभी तक का जो एवरेज निकाला गया है इस साल का, दिल्ली का AQI जो है वो 180 रहा है। दिल्ली के बाद जिन शहरों का नंबर है वो है लखनऊ, वाराणसी, अहमदाबाद एंड पुणे। यहाँ पर भी प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ एलिवेटेड AQI, यानी कि AQI यहाँ पर भी 50 से ज़्यादा रहा है काफ़ी लंबे समय तक। लखनऊ और वाराणसी जो है वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रहा है, 200 से ऊपर, है ना। हालांकि दोनों शहरों में 2019 के बाद इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है और 2025 का AQI वैल्यूज़ अभी भी हेल्दी लिमिट से ऊपर है। अब ये 2019 के बाद AQI क्यों कम होने लगा, क्योंकि आपको पता है कि 2019 के बाद से 19, 20, 21 में कोविड वगैरह का टाइम आया था, है ना, 20 के बाद से खासकर। तो उस समय सब कुछ जो है वो बंद हो गया था, लॉकडाउन्स लग गए थे, तो उस समय AQI लेवल जो है वो काफ़ी सुधर गए थे, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब इसके बाद इन शहरों से कंपेयर करते हुए अगर हम आगे बढ़ें, चेन्नई, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और मुंबई, यहाँ की एयर क्वालिटी जो है वो काफ़ी बेटर रही है। ठीक है, मतलब एब्सोल्यूट नंबर्स में बेटर नहीं है, बट कंपेयर टू दीज सिटीज़ बेटर है, बट स्टिल जो है वो सेफ एयर स्टैंडर्ड्स नहीं है, उससे अभी भी ज़्यादा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि चेन्नई, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम और मुंबई में AQI लेवल जो है वो 80 से लेकर 140 के बीच में रहा है। बेंगलुरु की अगर हम बात करें तो इन 11 शहरों में सबसे बढ़िया जो एयर क्वालिटी है वो बेंगलोर में पाई गई है। ठीक है, AQI लेवल 2015 से लेकर नवंबर 2000 इट डिड नॉट रिकॉर्ड एनी सेफ AQI लेवल। सेफ AQI तो वहाँ भी नहीं है, बट कंपेयर्ड इन 11 सिटीज़ में से सबसे बेटर वहाँ का रहा है। ठीक है, 65 टू 90 रहा है ज़्यादातर ईयर्स में। अब इसके पीछे मतलब ये तो उन्होंने डेटा बता दिया कि कहाँ पर कैसा रहा है। अब इसके पीछे क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, तो वेस्टर्न और सदर्न सिटीज़ के कंपैरिजन में जो नॉर्दर्न सिटीज़ हैं वो वर्स एयर क्वालिटी, यानी कि उन शहरों का जो नॉर्दर्न सिटीज़ हैं उनका एयर क्वालिटी लेवल ख़राब है, खासकर विंटर के समय में। और उसके पीछे इन शहरों की जो जोग्राफी है वो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, अब देखो, जो नॉर्थ इंडिया की सिटीज़ हैं वो लैंडलॉक्ड है। ठीक है, लैंडलॉक्ड है। और जो इंडो गैंजेटिक प्लेन है वो आपको पता है कि नॉर्थ की तरफ इट इज़ बाउंडेड बाय या बॉर्डर्ड बाय हिमालयाज। ठीक है, तो इसकी वजह से होता क्या है कि उस रीजन में पॉल्यूटेंट जो है वो ट्रैप हो जाते हैं और वो एस्केप नहीं कर पाते, डिस्पर्स नहीं हो पाते, फैल नहीं पाते, एस्केप नहीं हो पाते हैं। ठीक है, और दूसरी एक बात ये भी है कि जो शहर हैं वहाँ पर जो अर्बन स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डेंस है। ठीक है, अर्बन स्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा डेंस होने की वजह से क्या है कि एक सरफेस रफनेस क्रिएट होती है, और सरफेस रफनेस जो है वो एयर की स्पीड को, विंड की स्पीड को जो है वो स्लो करता है, और उसकी वजह से भी जो डिस्पर्जन है ना, वो नहीं हो पाता है इस तरीके के पॉल्यूटेंट्स का। ठीक है, हालांकि यहाँ पर लिखा है कि विंड्स और मतलब रेन और स्ट्रॉन्ग वेस्टर्ली विंड जो है वो मानसून के बाद, मतलब समर के बाद जो मानसून का टाइम होता है उस समय थोड़ा सा पॉल्यूटेंट्स को डिस्पर्स करने में मदद करते हैं। लेकिन नॉर्दर्न इंडिया में फिर जैसे ही मानसून के बाद विंटर का समय आता है तो स्थिति खराब हो जाती है। ठीक है, अब दिल्ली जो है वो पर्टिकुलरली इसलिए ज़्यादा इफेक्टेड होता है क्योंकि ये जो वास्ट फ्लैट बेसिन है, ठीक है, जिसके नॉर्थ की तरफ आपका क्या है, हिमालयाज हैं, उसके मिडिल में लगभग ये पड़ता है। ठीक है, विंटर्स की अगर हम बात करें यानी कि दिसंबर टू फरवरी, जो एयर है प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर, प्लेनेटरी बाउंड्री लेयर मतलब ज़मीन के नज़दीक की जो एयर है ना, वो क्या हो जाती है, वो थिन हो जाती है, क्योंकि एज द एयर कूलर नियर द सरफेस, अर्थ सरफेस इज डेंसर। ठीक है, क्योंकि जो अर्थ है मतलब ये जो हवा है नियर द अर्थ सरफेस वो डेंस होती है, काफ़ी ठंडी होती है।
ठीक है। और कूलर एयर जो है, जो ठंडी हवा है, क्योंकि वो डेंस है तो वो नीचे बैठती है, मतलब भारी हो जाती है, नीचे बैठती है। तो उसकी वजह से होता क्या है कि वार्म एयर जो ऊपर से आती है वो उसको एक तरीके से एक लिड लग जाती है उसमें, ठीक है, फॉर्मिंग अ काइंड ऑफ एटमॉस्फेरिक लिड, कि जो कोल्ड एयर है वो ऊपर राइज नहीं कर पाती, क्योंकि उसके ऊपर वैसे भी वार्म एयर है ना। तो ये एक तरीके से ये जो फिनोमेना आपका टेम्परेचर इन्वर्जन का होता है ना, उसी तरीके का आप फिनोमेना इसको मान सकते हैं, ठीक है। मतलब ये इसको कहते हैं विंटर इन्वर्जन, कि जब नीचे कोल्ड एयर है, ऊपर हॉट वार्म एयर है, तो जो कोल्ड एयर है वो ऊपर एस्केप नहीं हो पा रही है ना, और उसकी वजह से क्या है कि जो पॉल्यूटेंट्स है वो भी नीचे ट्रैप रह जा रहे हैं, ठीक है। अब जो ये वर्टिकल मिक्सिंग ऑफ एयर है वो सिर्फ इसी लेयर में होती है, तो इसलिए जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके पास स्पेस ही नहीं मिलता कि वो एटमॉस्फेयर में डिस्पर्स हो पाए, इसलिए वो नीचे ही रह जाते हैं, ठीक है। आई होप बात समझ रहे हैं आप, क्लियर है ये आर्टिकल भी आपको। तो ये बेसिकली जो आपका टेम्परेचर इन्वर्जन वाला फिनोमेना है ना, उसी को यहाँ पर ये बता रहे हैं, ठीक है। अब ये विंटर के समय में हो रहा है तो उसको विंटर इन्वर्जन कहा है इन्होंने, ठीक। इसके बाद आगे बात करते हैं, यहाँ पर एक वर्ड ऑफ द ईयर आया है फिर से। अभी कुछ दिनों पहले आपको याद होगा हमने एक और डिक्शनरी के वर्ड ऑफ द ईयर का मेंशन किया था, वो था कैम्ब्रिज डिक्शनरी का। उसका नाम था, वर्ड क्या था, पैरासोशल, ठीक है। पैरासोशल मतलब कि जो आप किसी कार्टून कैरेक्टर के साथ, किसी मूवी के एक्टर के साथ, है ना, उनके साथ आप सोशल मीडिया के थ्रू एक अपना, आप कहते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड या अटैचमेंट डेवलप कर लेते हैं। हालांकि वो रियलिटी में तो नहीं है ना, बट वो उस सोशल मीडिया के थ्रू है, तो आपको लगता है कि आप उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, या उनके साथ आपका एक जो अटैचमेंट या कनेक्शन पैदा हो जाता है, उस तरीके के रिलेशनशिप को कहा जाता है पैरा सोशल, ठीक है। वो था कैम्ब्रिज वर्ड ऑफ द ईयर। यहाँ पर अब ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी का वर्ड आया है, दैट इज ब्रेन सॉरी रेज बेट, ठीक है। रेज बेट ये वर्ड है ऑफ द ईयर फॉर 2025, है ना। और ये वर्ड जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि कंटिन्यूड प्रेफरेंस फॉर वर्ड्स लिंक टू द डिजिटल वर्ल्ड, कि डिजिटल वर्ल्ड जो है उससे जुड़े हुए वर्ड्स की प्रेफरेंस यहाँ पर बढ़ रही है। क्योंकि लास्ट ईयर भी अगर हम बात करें, 2024 का जो वर्ड था, दैट वाज वर्ड ऑफ द ईयर, दैट वाज ब्रेन रॉट। ब्रेन रॉट का मतलब है कि एक ऐसी स्थिति जब जो यूजर्स हैं वो एंडलेस कंज्यूम कर रहे हैं लो क्वालिटी ऑनलाइन कंटेंट को, ठीक है। जैसे अगर हम इसका एक बड़ा ही मतलब बेहतरीन एग्जांपल की बात करें, जो आपके आजकल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इंक्लूडिंग यूट्यूब, इंक्लूडिंग फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब में आप देख रहे होंगे जो शॉर्ट्स और रील्स का कल्चर चल रहा है, ठीक है। और उनमें से आप ये मैं कह सकता हूँ, मतलब मेरे पास कोई ऐसा ऑथेंटिक डेटा नहीं है, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से ये कह सकता हूँ कि 90% ऑफ द कंटेंट उसमें ऐसा है जो शॉर्ट्स एंड रील्स बन रही है विच इज़ ऑफ नो यूज़, ठीक है। ये आप भी खुद एक्सपीरियंस कर रहे होंगे। डेटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जस्ट मैं एक रेफरेंस अगर आपको कहूँ तो 90% कंटेंट उसमें जो है वो बेकार है, बेकार इन द सेंस कि उसका कोई काम नहीं है, इट्स ऑफ नो यूज़ कंटेंट, ठीक है। तो उसी तरीके का जो लो क्वालिटी का ऑनलाइन कंटेंट है उसको आप एंडलेस अगर कंज्यूम कर रहे हैं, अब शॉर्ट्स और रील्स में वही होता है कि जस्ट स्क्रॉल 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 आप देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, है ना, वही हो रहा है। तो उस तरीके का जो आप एंडलेस कंज्यूम कर रहे हैं लो क्वालिटी के ऑनलाइन कंटेंट को, उससे जो आपके ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ठीक है। ब्रेन रॉट का सिंपल मतलब क्या हुआ, लिटरल मीनिंग हुआ कि आपका जो दिमाग है वो सड़ रहा है, ठीक है। रॉट होने का मतलब वही होता है, सड़ रहा है ना। तो ऑब्वियस सी बात है कि उस तरीके के कंज्यूम ऑनलाइन कंटेंट को जो लो क्वालिटी का है उसको आप अगर एंडलेस कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका दिमाग जो है वो बेकार हो रहा है, खराब हो रहा है ना। तो ये था वर्ड ऑफ द ईयर 2024 का, दैट इज ब्रेन रॉट, ठीक है। इस बार का जो वर्ड है दैट इज रेज बेट, ठीक है। अब ये रेज बेट बेसिकली क्या है, ठीक है। देखो, रेज बेट को एक ऐसा ऑनलाइन कंटेंट डिफाइन किया गया है, मतलब ऐसा कंटेंट जो कि जानबूझ के डेलिबरेटली डिजाइन किया गया है टू एलिसिट एंगर और आउटरेज बाय बीइंग फ्रस्ट्रेटिंग, प्रोवोकेटिव और ऑफेंसिव, टिपिकली पोस्टेड इन ऑर्डर टू इंक्रीज ट्रैफिक टू और एंगेजमेंट विद अ पर्टिकुलर वेब पेज और सोशल मीडिया कंटेंट। यानी कि एक ऐसा ऑनलाइन कंटेंट जो जानबूझकर इस तरीके का बनाया गया है कि उस कंटेंट को देखने के बाद आपके अंदर गुस्सा आए, आपको एक एंगर हो, आउटरेज आपके मन में पैदा हो, ठीक है। और वो कंटेंट कैसा हो, फ्रस्ट्रेटिंग कंटेंट हो, प्रोवोकेटिव हो, आपको प्रोवोक कर रहा हो, ऑफेंसिव लगे। और ऐसा कंटेंट इसीलिए बनाया जाता है ताकि
देखो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, मतलब कोई भी ऐसा कंटेंट जो कहीं भी आप देख लीजिए सोशल मीडिया में खासकर, जो बहुत ही जेन्युइन होगा, ठीक है, या जिसमें आपके काम की बातें होंगी, उसको बहुत कम रीच मिलती है ना, वो बहुत कम लोगों तक पहुंचता है, उसके व्यूज़ वगैरह बहुत कम होते हैं। ऐसे कोई चैनल्स होंगे उनके फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स बहुत कम होंगे। बट आप देखिएगा कि कोई ऐसा कंटेंट जिसमें कुछ, मतलब जिसको कहते हैं ना भड़काऊ चीज़ें हों, ठीक है, कुछ एंगर वाली चीज़ें हों, कुछ फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ें हों, प्रोवोकेटिव हों, ऑफेंसिव हों, तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो उनकी रीच होती है ना, उनके ऐसे चैनल्स के जो फॉलोअर्स हैं, जो सब्सक्राइबर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो उसके पीछे यही टारगेट होता है मेन, कि उस कंटेंट को बहुत ज़्यादा उस तक ट्रैफिक जो है वो लाया जाए। तो इसलिए ऐसा कंटेंट जो डेलिबरेटली बनाया जाता है वो कहलाता है रेज बेट, ठीक है। अब आज की डेट में जो रेज बेट है उसमें कुछ भी हो सकता है, फैब्रिकेटेड स्टोरीज हो सकती हैं, कुछ भी बनाई हुई कहानियाँ हो सकती हैं, ठीक है, टू पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स हो सकती है, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज ये सब हो सकता है। और इंटरनेट में हालांकि इस तरीके का मिसलीडिंग और एग्जेजरेटेड कंटेंट की कभी कमी नहीं रही है, लेकिन रेज बेट जो है दैट एग्जिस्ट ओनली टू नेगेटिवली प्रोवोक पीपल। रेज बेट जो है वो लोगों को उकसाने के लिए, और वो भी नेगेटिव तरीके से उकसाने के लिए बनाया जाता है, ठीक है। दिस इवोल्यूशन स्पीक्स टू हाउ द इंटरनेट हैज़ चेंज्ड इन ओनली अ फ्यू ईयर्स। तो ये जो इवोल्यूशन हुआ है वो इस तरफ इशारा करता है कि कैसे जो इंटरनेट है वो पिछले कुछ ही वर्षों में बदल गया है। जैसे यहाँ पर इसका एक एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है, जो आपका एक्स है, जो फॉर्मरली ट्विटर हुआ करता था, इसका एक एग्जांपल ये है कि इसका एक नया जो मोनेटाइजेशन प्रोग्राम है वो वेरीफाइड यूज़र्स को प्रमोट करता है अगर उनके व्यूज़ ज़्यादा देखे जाते हैं तो, ठीक है। मतलब ये जो एक्स है या ट्विटर है, इसका जो ये है मोनेटाइजेशन प्रोग्राम मतलब जिसके थ्रू आप ट्विटर से अर्न कर सकते हैं। तो उसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो ये है कि जो आपका अकाउंट है दैट शुड बी अ वेरीफाइड अकाउंट। वेरीफाइड अकाउंट का मतलब है वो ब्लू टिक आपके आगे होना चाहिए, और वेरीफाइड अकाउंट पेड होता है ना, आपको खरीदना पड़ता है। तो उसमें क्या होता है कि जो भी वेरीफाइड अकाउंट या वेरीफाइड यूजर्स होंगे उनके कंटेंट को ज़्यादा दिखाया जाता है, ठीक है, उनके कंटेंट को रीच ज़्यादा मिलती है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा है। तो उसके पीछे क्लियर इंसेंटिव ये है कि एक ऐसा पोस्ट बनाया जाए, ऐसा कंटेंट बनाया जाए कि जिससे ज़्यादा लोगों की अटेंशन उस पर पड़े, ठीक है। मैंने फिर वही कहा कि अगर आपके लिए कोई भी ऐसा कंटेंट होगा जिसमें कुछ ज्ञान की बात होंगी या काम की बातें होंगी, वहाँ वो चीज़ें लोगों तक बहुत कम पहुँचती हैं, ठीक है। जो भी ऐसी चीज़ें होंगी जो आप तक नहीं पहुँचनी चाहिए या आपके काम की ना हो, वो आप तक पहले पहुँच जाती है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी गई है, ठीक है। तो ऐसी पोस्ट बनाने के ऊपर फोकस किया जाता है कि जो ज़्यादा लोगों तक, जिस पर लोग ज़्यादा लोग अटेंशन पे करें, और इवन इफ़ इट मेक्स आ इंटरनेट अ मोर हॉस्टाइल प्लेस। और इन सब की वजह से अगर इंटरनेट जो है वो एक और हॉस्टाइल प्लेस बन जाए, एक अनफ्रेंडली प्लेस बन जाए, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसी तरीके का कंटेंट जो है उसको कहा जाता है रेज बेट, ठीक है। अब जैसे इसको अगर मैं एक टर्म से, एक और वर्ड से रिलेट करूँ, आपने एक वर्ड सुना होगा दैट इज़ क्लिक बेट, ठीक है। ये क्लिक बेट बेसिकली कहाँ पर यूज़ होता है जनरली, जो आपने देखा होगा कि कुछ ऐसा, कोई ऐसा वीडियो, लेट से यूट्यूब का एग्जांपल ले लें, कोई एक ऐसा वीडियो बनाया गया है, ठीक है, उसके अंदर कंटेंट भले ही कुछ भी हो, लेकिन बाहर से एक ऐसी थंबनेल लगा दी जाती है कि जिस पर आप कुछ भी ऐसा लिखा हो, ठीक है। जैसे आप, मैं लेट से फॉर एग्जांपल आप लोग यूपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, तो आपके कंटेक्स्ट में अगर मैं कहूँ, मान लीजिए अंदर कंटेंट कुछ भी कचरा हो, लेकिन बाहर से एक थंबनेल लगा दी जाए और उसमें लिखा जाए कि 15 दिन पढ़कर पास करें यूपीएससी, ठीक है, 15 दिन पढ़ें और यूपीएससी प्रीलिम्स क्लियर। अब ऐसी अगर कोई थंबनेल लगाई होगी, अंदर उसमें भले ही कुछ काम की बात ना हो, तो ऐसी थंबनेल को आप लोग ज़रूर क्लिक करेंगे, है ना। ज़्यादातर बच्चे जो है वो क्लिक करेंगे क्योंकि शॉर्टकट तो सभी को पसंद होता है ना, ये तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ठीक है। तो उस तरीके के जो चीज़ यूज़ हो रही है ना, वो मतलब आपको बेसिकली क्लिक करने के लिए लालच दिया जा रहा है। बेट का मतलब BAIT जो वर्ड है उसका मतलब ही होता है लालच देना, ठीक है। तो क्लिक बेट का मतलब है कि आपको क्लिक करने के लिए लालच दिया जा रहा है, तो उसको कहा जाता है क्लिक बेट, ठीक है। यहाँ पर है रेज बेट। रेज बेट का मतलब क्या हुआ कि ऐसा कंटेंट जिससे आपको जो एंगर या आउटरेज की फीलिंग है वो पैदा कराई जा रही है, वो जानबूझ के कराई जा रही है क्योंकि वो कंटेंट ही ऐसा है, ऑफेंसिव कंटेंट है, नेगेटिवली प्रोवोकिंग कंटेंट है ना। तो उससे आपके अंदर इस तरीके की भावनाओं को पैदा किया जा रहा है, आपके अंदर की ऐसी भावनाओं को भड़काया जा रहा है, ठीक है। और उसके पीछे मकसद वही है, क्योंकि मैंने बताया कि इस तरीके का कंटेंट जो है वो ज़्यादा ऑडियंस
तक पहुंचता है ना, ज़्यादा ऑडियंस को टारगेट करता है उसकी वजह से। क्लियर है बात, समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक आर्टिकल हम लोग यहाँ पर और देखेंगे जो इकोनॉमी वाले पेज पर है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर सरकार जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर को लेकर एक बिल आने वाली है, दैट इज़ इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2025। ठीक है, और इससे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए एक बहुत बड़ा रीसेट साबित होगा, क्योंकि ये काफ़ी रिफॉर्म बिल है। ठीक है, मतलब काफ़ी ज़्यादा रिफॉर्म्स इसमें आएंगे ऐसा बताया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो लिखा है सरकार का ये फैसला टू इंट्रोड्यूस एन इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल 2025 इन द 6th सेशन ऑफ 18th लोकसभा। 6th सेशन ऑफ द 18th लोकसभा मतलब जो अभी विंटर सेशन चल रहा है उसकी बात हो रही है, जो 19 दिसंबर तक चलने वाला है। ठीक है, ये जो फैसला है ये एक स्टेज सेट करता है फॉर अ फॉरवर्ड लुकिंग कोहेसिव रिफॉर्म पैकेज दैट कुड डिफाइन द नेक्स्ट डिकेड ऑफ इंडियाज अंडर पेनिट्रेटेड इंश्योरेंस सेक्टर। कि हमारे देश में जो इंश्योरेंस सेक्टर है उसमें पेनिट्रेशन काफ़ी कम है। पेनिट्रेशन का मतलब होता है, इंश्योरेंस पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि कितने लोगों के पास देश में जो है वो इंश्योरेंस पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, तो हमारा ये जो सेक्टर है इंश्योरेंस का, ये काफ़ी अंडर पेनिट्रेटेड है क्योंकि बहुत कम लोगों के पास इंश्योरेंस है। ठीक है, तो उसके लिए ये एक ऐसा रिफॉर्म हो सकता है कि जो आने वाला दशक है इस सेक्टर के लिए उसको डिफाइन करे। जो इंडस्ट्री स्टेक होल्डर्स हैं उनकी ये उम्मीद है कि इस बिल को जो है वो फाइनल अप्रूवल मिल जाएगा और इससे ये जो इंश्योरेंस सेक्टर है इसका फुल पोटेंशियल वो अनलॉक होगा। ठीक है, ग्रोथ के लिए, कैपिटल इन्फ्लोज के लिए और इनोवेशन के लिए। ठीक है, इसमें देखिए इस साल का जब बजट आया था फरवरी के महीने में, 1 फरवरी को, उस समय फाइनेंस मिनिस्टर ने ये अनाउंस किया था कि एफडीआई इंश्योरेंस के सेक्टर में जो एफडीआई था पहले उसकी अपर लिमिट थी कि सिर्फ 74% तक एफडीआई जो है वो इंश्योरेंस सेक्टर में आ सकता है, लेकिन उस लिमिट को बढ़ाकर 100% कर दिया गया। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो बड़े बड़े ग्लोबल इंश्योरेंस जाइंट्स हैं, यानी कि जो बड़ी कंपनियां हैं, इंश्योरेंस कंपनीज हैं वर्ल्ड वाइड, ठीक है, वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर इंटरेस्टेड होंगे, इंडिया में पैसा लगाएंगे, है ना, और सब्सटेंशियल फॉरेन कैपिटल जो है वो इंडियन मार्केट में आएगा। ठीक है, इस स्टेप से, इस कदम से क्या होगा कि कंपटीशन बढ़ेगा। ठीक है, एफिशिएंसी जो है वो बढ़ेगी और ये जो हायर एफडीआई कैप को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पर सरकार जो है वो कुछ एग्जिस्टिंग एक्ट्स में अमेंडमेंट करेगी, दैट इज़ द इंश्योरेंस एक्ट ऑफ 1938, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट ऑफ 1956 एंड आईआरडीएआई का जो एक्ट है दैट इज इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट ऑफ 1999। ठीक है, इसके बाद ये लिखा गया है कि दुनिया के जो 25 टॉप 25 इंश्योरेंस कंपनीज हैं उसमें से लगभग, पूरी दुनिया की कह रहा हूँ मैं, दुनिया की जो टॉप 25 इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनमें से लगभग 20 जो है वो इंडिया में ऑपरेट नहीं करती हैं। ठीक है, अब ये जो नया फ्रेमवर्क है ये उन ग्लोबल कंपनीज को एनकरेज करेगा कि वो इंडिया में एंटर करें। ठीक है, और ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे फॉरेन कंपनीज जिनका एग्जिस्टिंग जॉइंट वेंचर्स है किसी इंडियन कंपनी के साथ, वो या तो उन जॉइंट वेंचर्स को एग्जिट कर सकता है ना, और या फिर जो अपने इंडियन पार्टनर्स हैं उनको एक्वायर करके एक फुल फ्लेज्ड फॉरेन कंपनी यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकता है। ठीक है, अब 100% एफडीआई की अगर हम बात करें तो ये जो फुल 100% एफडीआई का मतलब है कि जो कंपनी की पूरी ओनरशिप होगी वो किसी फॉरेन कंपनी के पास होगी। ठीक है, तो इससे होगा क्या कि कैपिटल आएगा इंडिया में, है ना, जिसकी इंडिया के इंश्योरेंस सेक्टर को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अपनी रीच को बढ़ाने के लिए। ठीक है, प्रोडक्ट्स इंप्रूव करेंगे वो उससे, क्योंकि पैसा वगैरह आएगा तो अपने प्रोडक्ट्स को इंप्रूव करेंगे। प्रोडक्ट्स इंप्रूव करने का मतलब वही है कि जो वो लोगों को इंश्योरेंस के प्रोडक्ट्स बेचते हैं, है ना, वो इंप्रूव होंगे, जो उनकी सर्विसेज हैं वो अपग्रेड होंगी। ठीक है, और गवर्नमेंट का यहाँ पर ये उम्मीद है कि इस रिफॉर्म से जो है वो इंडिया की इंश्योरेंस पेनिट्रेशन बढ़ेगी। ठीक है, जो कि 2023-24 में अगर हम बात करें तो सिर्फ 3.7% है, उससे पहले साल में 4% के आसपास थी। यानी कि सिर्फ आप कह सकते हैं कि पूरी देश की आबादी में से 3-4% लोगों के पास ही जो है वो इंश्योरेंस है। ठीक है, और अगर हम ग्लोबल पेनिट्रेशन की बात करें पूरी दुनिया में लगभग 7% होता है इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन, इंडिया में काफ़ी कम है। अब इस रिफॉर्म से उम्मीद है कि फॉरेन कैपिटल काफ़ी ज़्यादा इंडिया में आएगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट जो है वो इनोवेट किए जाएंगे कंपनीज के द्वारा।
इंटेंसिफाई कंपटीशन इन अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग का मतलब होता है ना कि जो इंश्योरेंस कंपनीज और जो इंश्योर्ड पर्सन है उनके बीच में जो एक एग्रीमेंट होता है, ठीक है, कि आपका ये चीज़ जो है वो इंश्योर्ड है, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि वो लाइफ इंश्योरेंस है या जनरल इंश्योरेंस है, जो भी, कि आपकी ये चीज़ें इंश्योर्ड है। और अगर आपका कुछ भी नुकसान होता है, चाहे वो लाइफ का लॉस हो या किसी और प्रोडक्ट का, सामान का कुछ भी लॉस हो, एक्सीडेंट क्लेम हो, कुछ भी हो, है ना, मेडिकल क्लेम हो, जो भी हो, मतलब इस तरीके का, मतलब डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस तरीके का इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस है, हेल्थ का इंश्योरेंस है ना, कोई मेडिकल इंश्योरेंस है, कोई आपका जनरल इंश्योरेंस है, किसी प्रोडक्ट का, किसी मोटर व्हीकल का इंश्योरेंस है, तो उसके डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें बेसिकली जो एग्रीमेंट होता है कि आपका ये लॉस होगा तो आपको इतना क्लेम जो है वो दिया जाएगा, वो सब चीज़ें, ठीक है, उसको कहते हैं अंडर राइटिंग। तो अंडर राइटिंग में कंपटीशन बढ़ेगा, क्योंकि हर कंपनी जो है वो अपने अपने तरह से लोगों को फिर जो बताएगी कि आप इतना देंगे तो हम इतना देंगे, इस तरीके से, है ना। रिस्क मैनेजमेंट ये सब बेहतर होगा, कस्टमर एक्सपीरियंस जो है वो बेहतर होगा, है ना। तो इससे उम्मीद ये है कि ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। इसके बाद ये भी लिखा गया है कि जो एंट्री नॉर्म्स हैं उनको भी थोड़ा सा आसान बनाया जाएगा इस बिल से। जो नेट ओन्ड फंड्स रिक्वायरमेंट है फॉरेन री इंश्योरर्स के लिए, री इंश्योरर्स कौन होते हैं? री इंश्योरर्स बेसिकली वो कंपनी होती हैं जो इंश्योरेंस कंपनीज को इंश्योरेंस प्रोवाइड करती हैं, ठीक है, उनको कहते हैं री इंश्योरर्स। तो उसकी लिमिट को भी यहाँ पर कम किया जाएगा, जो उसकी ओन फंड रिक्वायरमेंट्स है उसको 5,000 करोड़ से 500 करोड़ कर दिया जाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली बहुत लंबे समय से जो ग्लोबल री इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी मार्केट रही है, मतलब उनकी मांग रही है। और इसका मतलब या इसके पीछे इंटेंशन यही है, ये जो रिक्वायरमेंट है इसको कम करने के पीछे, कि इससे जो स्मॉलर और न्यू एज री इंश्योरर्स हैं वो भी इंडिया में आ सकते हैं, ठीक है। कंपटीशन जो है इस सेगमेंट में बढ़ेगा। और ये बेसिकली अभी जो ये आप कह सकते हैं कि सेगमेंट है री इंश्योरेंस वाला, इसको पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है, दैट इज जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन री इंश्योरर, है ना, ये इसको डोमिनेट करती है। तो यहाँ पर भी कंपटीशन थोड़ा सा बढ़ेगा, क्योंकि री इंश्योरर जो है वो यहाँ पर आएंगे, ठीक है। इसके बाद कंपोजिट लाइसेंसिंग की बात की गई है। देखो अभी बेसिकली क्या है, जो करंट इंश्योरेंस एक्ट है 1938 का, उसके तहत जो इंश्योरर है, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो उनको ये रेस्ट्रिक्शन है कि वो ऑपरेट कर सकती हैं विद इन देयर डेजिग्नेटेड सेगमेंट्स। यानी कि कोई अगर लाइफ इंश्योरर है या लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है तो वो नॉन लाइफ प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकती, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई जनरल इंश्योरर है तो वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज नहीं बेच सकती, ठीक है। ये बेसिकली अभी तक इस तरीके का जो है वो मतलब रेस्ट्रिक्टेड है वो अपने ही सेगमेंट में ऑपरेट करने के लिए। कंपोजिट लाइसेंस जो है वो अभी तक परमिटेड नहीं है। लेकिन ये जो नया बिल है इसमें यही है कि इस स्ट्रक्चर को बदला जाएगा और कंपोजिट लाइसेंसिंग को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि एक सिंगल इंश्योरर जो है वो लाइफ इंश्योरेंस भी और नॉन लाइफ प्रोडक्ट्स भी बेच सकता है, ठीक है। इसके बाद ये लिखा गया है कि रिड्यूस्ड कैपिटल नॉर्म्स एंड न्यू एंट्रेंट। इस बिल में जो है मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर इंश्योरर्स, इसको भी कम करने की बात की जा रही है, ठीक है। जो इंश्योरर्स के लिए 100 करोड़ है अभी और री इंश्योरर्स के लिए 200 करोड़ है, इसको भी कम करने की बात हो रही है ताकि वो उनको एंट्री यहाँ पर आराम से मिल सके। ये जो इंक्लूजन फर्स्ट मेजर है इसका एम यही है कि स्पेशलाइज्ड और रीजनल प्लेयर जो हैं वो भी इस सेक्टर में आ सकें, ठीक है। और इससे हमारे देश के जो रूरल इन्फॉर्मर और इमर्जिंग मार्केट्स हैं उसको ये वहाँ पर जो भी गैप्स हैं उनको एड्रेस किया जा सके। बाय वाइडनिंग द पार्टिसिपेशन द रिफॉर्म सपोर्ट्स द ब्रॉडर गोल ऑफ अचीविंग इंश्योरेंस फॉर ऑल, ठीक है। तो ये पार्टिसिपेशन को बढ़ा के जो एम है हमारा वो क्या है कि 2047 तक सभी के पास इंश्योरेंस हो, उस टारगेट को अचीव करने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। इसके बाद कैप्टिव इंश्योरेंस एंटिटीज़, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझिएगा कि अलाउिंग लार्ज कॉर्पोरेशंस टू सेटअप कैप्टिव इंश्योरेंस एंटिटीज इज अमंग द की प्रपोज चेंजेस, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है कि जो बड़े कंपनीज हैं वो कैप्टिव इंश्योरेंस एंटिटीज सेटअप कर सकती हैं, ठीक है। अब कैप्टिव इंश्योरेंस एंटिटीज क्या होती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है उसका नाम, ABCXYZ कुछ भी। अब वो जो भी सामान बनाती है या जो भी उसके वहाँ मशीन वगैरह यूज़ होती हैं वो चाहेगी कि उसका इंश्योरेंस हो, ठीक है। अगर वो किसी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी से अपने प्रोडक्ट्स का, अपने सामान का इंश्योरेंस करवाती है तो उसको काफ़ी ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि उस कंपनी से रिलेटेड, उस कंपनी के ऑपरेशन से, उस कंपनी की मशीनरी से रिलेटेड जो भी रिस्क हो वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी उन सभी रिस्क को कवर ना करे, ठीक है। तो इसलिए जो इस तरीके की बड़ी कंपनी होगी वो क्या कर सकती है,
वो खुद की एक कैप्टिव इंश्योरेंस कंपनी बना सकती है ना। और कैप्टिव इंश्योरेंस कंपनी बनाने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी कंपनी को अगर वो थर्ड पार्टी से इंश्योरेंस लेती तो उसको साल का लेट से 10 करोड़ रुपए देना पड़ता, ठीक है। तो वो उस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी को 10 करोड़ ना दे के वो उस कैप्टिव इंश्योरेंस कंपनी में 10 करोड़ रुपए रखेगी, और जो भी उसका साल भर का नुकसान होगा या साल भर का जो भी एक तरीके से आपका ये इंश्योरेंस क्लेम होता है वो पैसा वहां से आएगा, ठीक है। और जैसे मान लीजिए 10 करोड़ साल का रखा है, तो मान लीजिए साल में 5 करोड़ का इस्तेमाल हो गया, तो 5 करोड़ रुपए बचा, तो फिर अगले साल उसमें 10 करोड़ आएगा। तो ऐसे करते करते वो जो कैप्टिव इंश्योरेंस कंपनी है वो स्ट्रांग होती जाएगी, और जैसे जैसे वो कंपनी, वो जो कैप्टिव इंश्योरेंस है वो स्ट्रांग होती जाएगी, तो कंपनी की जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी है या जो रिस्क टेकिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि उससे होगा क्या, कि वो अपना जो खुद का रिस्क एक्सपोजर है उसको बेटर मैनेज कर पाएगी, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि उसकी सेल्फ इंश्योरेंस कैपेबिलिटी बढ़ेगी, और कंपनी का को बेटर ग्रेटर कंट्रोल मिलेगा ओवर अंडरराइटिंग एंड क्लेम्स। इसकी अगर मैं एक सिंपल एनालॉजी आपको बताऊं तो आप ये मानिए कि जैसे आप घर में खुद के लिए या अपनी फैमिली के लिए एक ऑप्शन ये है कि उनकी हेल्थ के लिए आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आप प्रीमियम भरते हैं, ठीक है। उसका एक दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि आप वो प्रीमियम भरने की बजाय किसी थर्ड कंपनी से, अगर आपने मतलब थर्ड पार्टी से आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है, उसको ना लेके आप समय समय पर रेगुलरली जो पैसा है वो अपने पास इकट्ठा कर लें, ठीक है। एक तरीके से आप कहिए कि जैसे पिगी बैंक होता है, बच्चों का गुल्लक होता है ना, उस तरीके में आप पैसा इकट्ठा कर लें। तो सो दैट क्या होगा कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप उस गुल्लक से, उस पिगी बैंक से पैसा निकाल कर इलाज करवा सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके का है ये, कि कोई बड़ी कंपनी जो है वो थर्ड पार्टी इंश्योरर कंपनी से पैसा, मतलब वहाँ से इंश्योरेंस ना लेके वो खुद के लिए पैसा इस तरह से जमा करे, और जब भी उसको ज़रूरत पड़े वो वहाँ से कर सके, ठीक है। तो उससे फ़ायदा वही होगा, एक तो उसका पैसा बचेगा, दूसरा ये है कि उस कंपनी को खुद ये ज़्यादा बेटर पता है कि उसके लिए क्या क्या रिस्क हो सकते हैं। हो सकता है कि वो सारे रिस्क जो है वो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कंपनी कवर ना करे, है ना। तो ये सारे बेनिफिट्स उससे हो सकते हैं, और बेटर उसका वही है कि एक वो अपना जो रिस्क एक्सपोजर है उसको बेटर मैनेज कर सकती है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या लिखा है देखो, वन टाइम रजिस्ट्रेशन एंड मल्टी सेलर फ्लेक्सिबिलिटी। इस बिल में एक ये भी जो है वो प्रोविजन इंट्रोड्यूस हो सकता है कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन सिस्टम फॉर इंश्योरेंस इंटरमीडियरीज, ठीक है, कि उसमें पीरियोडिक रिन्यूअल्स और वो ना हो, और जो रेगुलेटरी फ्रिक्शन है वो भी थोड़ा सा आसान बनाए जाए, ठीक है। तो यही सारे आर्टिकल्स थे जो आज हमें कवर करने थे, तो इसलिए सेशन को हम लोग इतना ही रखते हैं। और जाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि अगर आप सी सेट लाइव क्लास में हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो उसके लिए ऑप्शन अवेलेबल है ओनली एट 1299, और सिर्फ 49 रुपीज़ पे करके आप ट्रायल भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको ये QR कोड या UPI ID के थ्रू 49 रुपीज़ पे करने हैं, और टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर हमें मैसेज करना है, देन यू विल बी एबल टू एक्सेस दोज क्लासेस। और अगर आप ट्रायल क्लासेस के बाद सेटिस्फाइड होते हैं तो आप रिमेनिंग अमाउंट पे करके फुल बैच में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और वो हमारा जो आंसर राइटिंग के प्रोग्राम्स हैं वो ऑलरेडी मैंने आपको बताया लॉन्च हो चुके हैं। शुरुआत में मैंने आपको एक फीडबैक भी दिखाया था, तो आप चाहें तो इस तरीके के प्रोग्राम्स में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ हमारी इसकी भी है, प्रीलिम्स की, अगर आप चाहें तो इसमें भी एनरोल कर सकते हैं। ये सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, या फिर आप हमारे ऐप या वेबसाइट के थ्रू भी जाके एनरोल कर सकते हैं। तो अगर आपको आज का सेशन पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो क्वेरीज़ हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। अपने कुछ फीडबैक आप देना चाहें तो वो भी मोस्ट वेलकम है। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलते रहें। और साथ ही साथ हाईलाइटेड आर्टिकल्स के लिए आप हमारा करंट अफेयर्स ओकुल्ट टेलीग्राम चैनल, इसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, या फिर आप इसको करंट अफेयर्स ओकुल्ट सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल को फिर से मिलेंगे इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ एनालिसिस की आईना सीरीज़ के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखें। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।